नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना। सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। आज हम कृष्णा यूनिवर्सिटी में हैं। प्रदेश भर के नन्हे मुन्ने बच्चे आए हैं जो छोटे छोटे वैज्ञानिक हैं और अपनी अपनी प्रदर्शनियां यहाँ लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे प्रदेश भर के बच्चे हैं। तमाम स्कूलों के ये छात्र हैं जो अपनी अपनी प्रदर्शनियां लेकर यहाँ आए हैं और ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो देश का भविष्य है और अपने अपने वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर उन्होंने अपनी अपनी प्रदर्शनी का आयोजन किया है। जी, क्या नाम है आपका? सर प्रणव मेहरा। प्रणव, कहाँ से आओ, किस स्कूल से हो आप? सर मैं ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल से हूँ, विदिशा से। विदिशा से आए हैं। आज यहाँ पे आप कृष्णा यूनिवर्सिटी में आए हैं, क्या करने आए, क्या कर रहे हैं और कितने दिनों का ये आयोजन चल रहा है? सर एक कंपटीशन होता है चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जो ऑर्गेनाइज करती है एनसीएससी, तो उसका ही स्टेट लेवल कंपटीशन है, तो उसके लिए ही आए हैं 3 दिनों के प्रोग्राम के लिए। आपने यहाँ पर क्या बनाया है, अपना क्या प्रेजेंटेशन किया है? मैंने एक्चुअली एक कॉस्ट इफेक्टिव वाटर प्योरीफायर बनाया है। इसकी कॉस्ट लगभग 100 to 150 रुपीज़ में हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है और ये 95% वाटर प्योरीफाई कर देता है। इसके जनरली 3 मेन पार्ट्स हैं। हमने इसमें 3 चीज़ें यूज़ करी हैं जो कि हैं एक्टिवेटेड कार्बन, डायटोमेशियस अर्थ और आयन एक्सचेंज रेजिन। हम जब सराउंडिंग्स में इधर उधर सर्वे कर रहे थे तो हमने बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स फाइंड करी। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि कई लोग वाटर प्योरीफायर जो होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको जो नदियां हैं या फिर पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, उनके पानी पे डिपेंड होना पड़ता है जो कि जनरली पॉल्यूटेड होता है और यही उनको फोर्स करता है ये पॉल्यूटेड वाटर पी के और इसी कारण बहुत सारी ह्यूमन हेल्थ डिसीजेस कॉज हो रही हैं। साथ में अभी मध्य प्रदेश में रिसेंटली फ्लड आया था। हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि फ्लड के टाइम पे कई ऐसे पीपल थे जिनको पोर्टेबल यानी साफ पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था। इस कारण बहुत सारी उनमें डिसीजेस कॉज हो रही थी, जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड। तो हमारा जो मॉडल है वो छोटा सा है, वो पोर्टेबल है, उसको आप कहीं पे भी इधर उधर कैरी कर सकते हैं। उसके लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। आप इसको जनरली कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत है, तो 100 to 150 में कोई अफोर्ड कर सकते हैं। बट अगर आप मैन्युअली बनाने जा रहे हैं तो इसकी कॉस्ट जनरली सिर्फ 10 to 20 रुपीज़ आएगी। तो इससे मतलब इकोसिस्टम को भी बहुत कंट्रीब्यूशन होगा और बहुत लोग जो इस मतलब पोर्टेबल वाटर जिनको नहीं मिल पा रहा था उनको कॉस्ट इफेक्टिवली वो मिल जाएगा। ये छोटे बच्चे हैं, इन्होंने यहाँ पर जो चिल्ड्रन हैं इन्होंने एक साफ पानी के लिए प्यूरीफायर बनाया है और हमारे साथ सर मौजूद है। सर, यहाँ किस तरीके का ये आयोजन चल रहा है और क्या उद्देश्य है सर? सर आज श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम का नाम है नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। इस कॉन्फ्रेंस का ये उद्देश्य है कि हमारे जो पूरे प्रदेश से बाल वैज्ञानिक आए हुए हैं, इतने सारे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ उनने हमें दिए हैं, इतने अच्छे आइडियाज़ दिए हैं। आप देखेंगे कि उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। कई सारे बच्चों ने बहुत सारे अच्छे रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। तो इन बच्चों को बढ़ावा देने के लिए साइंस सेंट्रल ग्वालियर और श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। ये 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें पहले दिन हमारे बच्चे जो हैं वो पोस्टर प्रेजेंटेशन करेंगे, जिसके जज भी हमारे नेशनल लेवल के होंगे और स्टेट लेवल के होंगे। उस साथ में दूसरे दिन कल 18 तारीख को सुबह और शाम दोनों दिन पोस्टर प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी बच्चे अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे। कहाँ कहाँ से बच्चे आए हैं इसमें? पूरे मध्य प्रदेश के 47 डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास लगभग 325 बच्चों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 325 बच्चे को यहाँ रजिस्ट्रेशन हुए हैं और ये वही बच्चे हैं जो बाल वैज्ञानिक के रूप में यहाँ पर। जी बेटा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सेजल राठौर है। सीजल जी, कहाँ से आई हैं आप? हम साकेत एमजीएम विदिशा से हैं। आपने क्या बनाया है यहाँ पर? एक्चुअली हमारा जो प्रोजेक्ट था वो सर्वे बेस्ड था, तो हमने लोगों को बताया कि हमारे जो फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उनकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, मेडिकल फील्ड में क्या इंपॉर्टेंस है और प्रॉब्लम्स हैं कि वो एक्सटेंड हो रहे हैं, तो हमें उनको कैसे सॉल्व करना है, सॉल्यूशंस एंड ऑल्स। तो आपने और क्या क्या कैसे चीजें दिमाग में आई हैं पढ़ाई के साथ साथ?
हम पढ़ाई करते तो हमें समझ में आ रहा था कि हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हमने सर्वे किया तो हमने ये भी पता किया कि लोग नहीं समझ रहे हैं, लोगों ने हटा देते हैं, बिल्डिंग्स लगा रहे हैं जो कि हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत हार्मफुल है, और हमारी लाइफ डिपेंड करती है हेल्दी इकोसिस्टम पे, जो अगर वो नहीं होगा तो फिर हम लिव नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हमने ये टॉपिक बनाया ताकि हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें। अवेयरनेस के लिए यहाँ पर और भी हमारे साथ एक और बच्ची है। जी, क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम आयुषी मालवी है। आयुषी, कहाँ से आई हैं? मैं विदिशा से आई हूँ। क्या क्या आपने बनाया है और क्या प्रेजेंटेशन किया है? सर, मेरा टॉपिक है उपवास के प्रभाव हमारे शारीरिक और मानसिक हेल्थ पे। तो क्या है ना कि हमने जब सर्वे किया तो हमने पाया कि लोगों को पता ही नहीं है वो उपवास क्यों कर रहे हैं। धार्मिक मान्यता के लिए कर रहे हैं, बट उन्हें नहीं पता कि वो बेनिफिट्स उपवास के क्या हैं। तो जो हमारा टॉपिक था तो उस पर हमने सर्च किया, रिसर्च किया, और हमने विभिन्न जो डॉक्टर्स थे हमारे, उनसे हमने जाना कि क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे लिए उपवास के, और फिर हमने लोगों को अवेयर किया। क्योंकि हमने सर्वेक्षण में पाया कि लोग बाग कर तो रहे हैं उपवास, पर सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, सही आहार नहीं ले रहे हैं, उससे उनको नुकसान हो रहा है। तो हमने अध्ययन किया उस पर, बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ भी हमने कंसल्ट किया, और हमने यूट्यूब पेज बनाया, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उस पर पोल बोर्ड से हमने लोगों से जाना, सर्वेक्षण किया, और उनको अवेयर करने की हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि आप उपवास कीजिए। क्योंकि उपवास कैंसर जैसी बीमारी, मधुमेह जैसी और बहुत सी बीमारियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और ये हमने ही नहीं, डॉक्टर यूशिनोरी जिन्होंने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया है इस चीज़ में कि कैंसर में ना उपवास कितना फ़ायदेमंद है। तो लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, और हमारे क्षेत्र में लोगों को इस चीज़ में किसी ने भी कुछ किया नहीं है। तो हमने उनको अवेयर करने की कोशिश की है, और जब हमने ये प्रोजेक्ट उनको बताया, जब हमने सर्वे किया, तो वो लोग बिलीव नहीं कर रहे थे। तो इसके लिए हमने खुद पे ये प्रयोग किया। हमने खुद 5 से 10 दिन हमने सही तरीके से और गलत तरीके से उपवास किया, उसकी मेडिकल रिपोर्ट निकलवाई, और फिर लोगों को अंतर दिखाया कि ये देखिए हमारे जो हमारा है हीमोग्लोबिन वो बढ़ा कि घटा, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी घटा जब हमने सही तरीके से किया, HCT भी बढ़ा या घटा, ये सब हमने उनको बताया कि ये देखिए आप खुद बेनिफिट्स देख सकते हैं। जब वो लोग अवेयर हुए और उन्होंने बोला कि हाँ हम करेंगे, और सबसे बड़ी बात वो करते तो हैं उपवास, बट सही तरीके से नहीं करते हैं। क्या तरीका रहता है उपवास करने का? उपवास के समय अपन को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? तो जब हमने सर्वे किया तो हमने पाया, हमने सर्वेक्षण प्रपत्र भरवाए लोगों से 50-50 मुस्लिम, हिंदू, जैन में, और 15-15 गृहिणी और कामकाजी। अभी तक हमने सिर्फ महिलाओं पे किया है, आगे हम स्टूडेंट्स पे और जो हमारे वर्कर्स होते हैं उन पे करना चाहेंगे। तो हमने उनसे भरवाया, तो उनसे हमने पाया कि वो लोग वसा युक्त आहार लेते हैं, चाय लेते हैं, खिचड़ी लेते हैं उपवास के दौरान। ये गलत है। इसमें हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, और उन लोगों ने भी बताया कि जब हम उपवास करते हैं ये खाते हैं, और हमें उपवास के बाद क्या होता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, चक्कर आते हैं, BP लो होता है, ये होता है, वो होता है। तो ये सब उन्होंने नुकसान ही बताया, फ़ायदे नहीं बताए। जब हमने रिसर्च किया और डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उसमें हमने बताया, उनको जाना कि उपवास के दौरान आपको फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं। ज़्यादा से मतलब वो नहीं, मतलब फ्रूट्स खाना है, और लिमिटेड खाना है, लेकिन फ्रूट्स खाना है, कच्चे पदार्थ खाना है, क्योंकि उपवास का अर्थ ही वही है। उपवास का अर्थ होता है कि सभी प्रकार का आहार त्याग देना, जबकि लोग ऐसा नहीं करते। लोग कुछ घंटे के लिए त्यागते हैं। क्या है ना, जैसे कि एक गाड़ी है, गाड़ी को आप लिमिटेड चलाए जा रहे हो, खराब हो जाएगी ना वो, तो आप उसको रेस्ट देते हैं कि नहीं? कितने समय तक उपवास रहना? उपवास तो ऐसा है कि आप अपनी बॉडी की क्षमता करना चाहिए। अब जैसे आप जैनिज्म में जाएंगे तो उनके गुरुजी सुनते हैं कि 52 दिन का उपवास कर रहे हैं, 52 दिन उन्होंने कुछ खाया ही नहीं, कोई 24 घंटे का, ये सब एक्सपीरियंस बेसिस है। तो ये उपवास के नए नए तरीके हैं, और यहाँ पर जो छोटे छोटे वैज्ञानिक हैं हमारे साथ और भी लोग मौजूद। जी मैम, क्या नाम है आपका? संध्या वर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं ये जो पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है उसकी ऑर्गेनाइजर हूँ, और हम लोगों ने इस बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया था। इसमें शुरुआती दौर में केवल 15 बच्चों से हमने इसको शुरू किया था। अब 30 साल हो गए हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी गतिविधि है। इसका उद्देश्य क्या रहता है? इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों के अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो, वैज्ञानिक तरीके से वो सोचें और काम करें। तो इसमें ये कंपटीशन नहीं है, इसमें मेथड ऑफ साइंस बच्चे सीखते हैं कि किस तरीके से सिस्टमेटिकली आगे बढ़ा जा सकता है। आप लोग जो बच्चे यहाँ पर आए हैं, पूरे प्रदेश भर के बच्चे आए हैं, तो किस तरीके से उनको यहाँ पे जो बता रहे हैं, फिर आगे चल के क्या क्या होगा? ये जो बच्चे आए हैं, हर जिले से हम लोगों ने 5-5 बच्चों का चयन किया है, और इनमें से 30 बच्चे पूरे मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे राष्ट्रीय आयोजन में।
और राष्ट्रीय आयोजन होने जा रहा है 27 से 31 जनवरी को अहमदाबाद में। अहमदाबाद में 27 से यह आयोजन शुरू होगा और इस राष्ट्रीय आयोजन में करीब 30 बच्चे यहाँ पर शामिल होंगे, हमारे सेलेक्टेड किए जाएंगे। हमारे साथ और भी सर मौजूद। सर जी, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर प्रवीण तामोट। सर कहाँ से आए हैं और क्या उद्देश्य इस तरीके के आयोजन का? मैं प्रोफेसर हूँ भोपाल में और इस राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए स्टेट एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है, खासतौर से स्कूल के विद्यार्थियों के लिए। स्कूल के विद्यार्थियाँ जो वैज्ञानिक सोच उनमें विकसित हो पाए, उस उद्देश्य को लेकर ये बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजित की जाती है। भारत सरकार का जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, वो भी इस बाल विज्ञान कांग्रेस को सपोर्ट करता है और इसकी नोडल एजेंसी मध्य प्रदेश में साइंस सेंटर ग्वालियर है, जिनके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले से इसमें विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं और इसका जो परियोजना तैयार करने का तरीका है वो इतना अच्छा और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है कि बच्चे स्वयं पहले फील्ड पे जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं उस परियोजना में, खुद करते हैं। उसके बाद उनकी जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसमें लॉगबुक बनाते हैं और उन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो अपना निष्कर्ष निकालते हैं कि जो उन्होंने समस्या का चयन किया था, जो उन्होंने टॉपिक का चयन किया था, उसको किस हद तक वो लोग हल कर पाए हैं। इस बहाने बच्चों में रिसर्च वर्क करने की प्रवृत्ति जागृत होती है। ये 3 चरणों में पूरा होती है। पहले स्कूल के टीचर्स के मार्गदर्शन में बच्चे अपनी परियोजना तैयार करते हैं। उन परियोजनाओं का फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनको प्रदर्शन करना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अच्छे प्रोजेक्ट चयनित होते हैं वो राज्य स्तर पर आयोजित उनको प्रेजेंट करना होता है। जैसे अभी यहाँ छतरपुर में राज्य स्तरीय आयोजन हो रहा है। यहाँ से 30 परियोजनाएं जो सर्वश्रेष्ठ परियोजनाएं होंगी, सीनियर प्रोफेसर्स उनको वैल्यूएशन करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद जो 30 परियोजनाएं होंगी उनको राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को मौका मिलेगा अपने कार्य को प्रेजेंट करने का। इन परियोजनाओं में बच्चे अपने स्थानीय स्तर पर जो रिसर्च का काम हो सकता है उसको फोकस करते हैं और उनको गाइड जो किया जाता है उनके अपने टीचर मार्गदर्शन का काम करते हैं। बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार द्वारा किस तरीके की और प्रोत्साहन किया जा रहा है इसमें? नहीं, सरकार की तो बहुत सारी योजनाएं होती हैं, बहुत से इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं। हायर लेवल पर युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन होता है और लेकिन ये इसका सबसे बड़ा फायदा इस गतिविधि का यह है कि बच्चों में प्रारंभ से ही स्कूली स्तर पर ही रिसर्च करने की उनमें एक मनोवृत्ति जागृत होती है। तो आगे चलकर बच्चे अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं, उनको एक नया करियर मिल सकता है, नई राह मिल सकती है। ये बहुत अच्छा कार्य। क्या नाम लिखते हैं आप? और डॉक्टर नरेश कुमार तिवारी। सर तिवारी सर, किस तरीके के आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है इसके पीछे? देखिए, ये जो आयोजन है ये बाल वैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन है जो 30 साल से लगातार हम लोग कर रहे हैं और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में ही हुई थी। साइंस सेंटर ग्वालियर ने इसको 33 साल पहले शुरू किया था और आज से 30 साल पहले डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको अपने अधीन लिया। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और उसको हमें करना चाहिए। इसका मूल उद्देश्य में वैज्ञानिक जो सोच है वो बच्चों के बीच में जागृत करना और ये सिद्ध करना कि बच्चे भी बहुत अच्छा वैज्ञानिक कार्य कर सकते हैं और इसी अवस्था से उनमें वैज्ञानिक अभिरुचि पैदा करना है। क्योंकि आज हमारे लिए जो नितांत आवश्यक है वो है किस प्रकार से नए नए अन्वेषण किए जा सकें जिसमें भारत गुलामी के कारण पीछे हो गया था और उन्हीं चीज़ों को दूर करते हुए किस प्रकार हमारे यहाँ फिर भारतीय में वैज्ञानिक परंपरा विकसित की जाए, उसके उद्देश्य को लेकर कार्यक्रम किया जाता है। कहाँ से इसमें बच्चे आए हैं जो इस तरीके का आयोजन हो रहा है? वास्तव में आयोजन अपने आप में अद्भुत आयोजन है सर। और यहाँ पे जो बच्चे आए, हम लोगों ने भी बात की है, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे। देखिए, ये मध्य प्रदेश के 47 जिलों से यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं। यानी ये कहना चाहिए मध्य प्रदेश के हर कॉर्नर से यहाँ पे बच्चा है। यदि हम बड़वानी चले जाएँ तो वहाँ भी बच्चा है, यहाँ रीवा सीधी के आगे भी आप चले जाएँ वहाँ से भी बच्चा आया हुआ है, शहडोल सिंगरौली आदिवासी क्षेत्रों से भी बच्चा आया हुआ है। और इसमें एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं, इसमें केवल हम स्कूली बच्चे को नहीं लेते, उन बच्चों को भी लेते हैं जो स्कूल में नहीं पढ़ रहे लेकिन उनमें शोध की भावना है, उनको भी हमारे साथ जो जिला समन्वयक हैं वो ढूंढ के लाते हैं और वो भी यहाँ प्रस्तुति देते हैं। तो ये बाल वैज्ञानों का आयोजन कृष्णा यूनिवर्सिटी में चल रहा है। हमारे साथ कुलाधिपति सर ब्रजेंद्र सर मौजूद हैं। भाई साहब, आयोजन चल रहा है, क्या कहना है? ये संपूर्ण मध्य प्रदेश से जितने भी जिले हैं वहाँ से पहले वो स्कूल स्तर पे या जिले स्तर पर प्रतियोगिताएं होती हैं और जो बाल वैज्ञानिक वहाँ से चयनित होते हैं जिले स्तर पर और समस्त जिले के बाल वैज्ञानिक मतलब अमूमन हर जिले से लगभग 5 से 6 बाल वैज्ञानिक चयनित करते हैं आपके जो चिल्ड्रंस साइंटिस्ट कांग्रेस इनकी टीम है।
और उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में एक जगह पर चुनाव होता है और वहाँ पे सारे जितने बाल वैज्ञानिक होते हैं वो अपना पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं, नया कोई इनोवेशन है उसको प्रेजेंट करते हैं। तो इस साल श्री कृष्णा विश्वविद्यालय को आपकी टीम द्वारा चुना गया और श्री कृष्णा विश्वविद्यालय जो है इस कार्यक्रम की मेज़बानी कर रहा है। और आप देखेंगे सब अलग अलग जगह, अलग अलग क्षेत्र से, चाहे नीमच, धार, बड़वानी, इधर रीवा, ग्वालियर, हर जिलों से जो हैं बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही बुद्धिमान बाल वैज्ञानिक आए हुए हैं। और जो मूल संस्था का जो उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि छात्र जीवन से ही जो उनके आइडियाज़ हैं, इनोवेशन के आइडियाज़ हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको दृष्ट पटल पर लाया जाए। और उसके लिए मैं डॉक्टर तिवारी जी, जो अंकित तिवारी जी हैं, आप वाइस चांसलर हैं सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बाल वैज्ञानिकों का जमावड़ा कृष्णा यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है और हमारे साथ यहाँ पर जजेस मैम हैं जो उनसे जानते हैं कि किस तरीके से आप जज करती हैं इन बच्चों को। इन बच्चों का आज पोस्टर प्रेजेंटेशन है। इन बच्चों से पहले उनको ही बोलने देते हैं कि आपने जो भी प्रेजेंटेशन तैयार किया है उसमें आपने क्या किया है, सर्वे पे क्या ध्यान दिया है और जो क्या किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। और उन्हें जो अपना काम किया हुआ है वो 3 चरणों में हमें दिखाएंगे। पोस्टर प्रेजेंटेशन, इनका कल पीपीटी भी बनाया हुआ इन्होंने, और इसके बारे में शायद ये अपना प्रोजेक्ट भी दिखाएंगे, हमको बना के दिखाएंगे। और बहुत उत्साह में है बच्चे, बहुत अच्छा बता रहे हैं और वास्तव में उन्होंने काम किया है ग्राउंड लेवल पर। और सबसे बड़ी बात कि पर्यावरण की दिशा में इन्होंने सोचना शुरू किया है और हम सबको भी मजबूर किया है कि हम सब सोचें इस बारे में। हमारे साथ एक और युवा वैज्ञानिक हैं जो कृष्णा यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उनसे जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अंशुमान पाठक। क्या कर रहे हैं, क्या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं? अभी एमटेक पावर सिस्टम से कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपने किस तरीके का प्रेजेंटेशन दिया है अभी यहाँ पर? एक्चुअली मेरा एक ऑलरेडी पेटेंट हो रखा है सोलर जैकेट के ऊपर, जिसमें जो भी एनर्जी है वो सोलर पैनल आपके जैकेट के पीछे लगे हुए हैं, उससे सारी एनर्जी ली जाती है। और फिर उसमें मैंने मोबाइल पोर्टिंग भी दिया है, जैसे मोबाइल चार्जिंग भी होती है। उसमें एलईडी भी लगी हुई है, जिससे आप रात में एलईडी जला के उस जैकेट से आप देख भी सकते हैं। और उसमें हार्ट बीट सेंसर वगैरह भी लगे हुए हैं, जिससे अगर इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप अपनी हार्ट बीट सेंसिंग और उससे कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? गौरवपुरी गोस्वामी। और आ जाओगे गोस्वामी, कहाँ से आए हैं? हम नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर से। क्या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आप? हम तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता का अध्ययन की प्रेरणा हम दे रहे हैं। किस तरीके से करेंगे आप? किस तरीके से कर रहे हैं? हम यही बताएंगे कि तालाब को प्रदूषित करना हानिकारक है, इससे जैव विविधता में प्रदूषित होता है और जैव विविधता प्रदूषित होती है तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जैव विविधता के अंतर्गत पेड़ पौधे सभी जीव जंतु आते हैं। यदि ये सभी खत्म हो जाएंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। कहाँ से आए हैं? राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। राजगढ़ से। क्या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं? हम आयरन की कमी, आयरन के महत्व को समझाएंगे। कैसे समझाओगे? हम समझाएंगे। हमने एक सर्वे किया था हमारे स्कूल में बच्चों का, जो बच्चे गिरकर चक्कर खाकर पड़ जाते तो उसको बताएंगे हम। किस तरीके से बताओ, कैसे प्रेजेंटेशन देंगे? पोस्टर पे। हाँ। अच्छा। क्या नाम है बेटा? माय नेम इज राधिका। कहाँ से आई हो? आई एम फ्रॉम खरगोन डिस्ट्रिक्ट। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? आई एम स्टडिंग इन क्लास 7th। क्या प्रेजेंटेशन दे रही हैं आप यहाँ पर? माय टॉपिक इज द स्टडी ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ वेटलैंड एरिया। वेटलैंड एरिया वो एरिया होता है जो मिट्टी होती है वो ज़्यादातर पानी से कवर रहती है और वो कुछ महीनों के लिए बाहर आती है। वो इतनी फर्टाइल हो जाती है कि जब फार्मर्स अपने खेत में ले जाते हैं उसे, और जब भी वो उसे डालते हैं तब प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है और जो खरपतवार होती है वो नहीं आती है। तो मैं उसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। थैंक यू। क्या? क्रिस बडोले। क्या नाम? क्रिस बडोले। क्रिस बडोले। कहाँ से हो? खरगोन। क्लास में हो? 8th में। कहाँ से? खरगोन। खरगोन के कौन गाँव के हो ये बताओ। ब्रज में। क्या क्या प्रेजेंटेशन देने वाले हो? नदी पारितंत्र का मानव कल्याण में योगदान कर। कैसे कैसे करते हैं? इसका हम बताएंगे, एक चार्ट के द्वारा समझाएंगे कि हमने कैसे कहाँ कहाँ जाकर किसानों से पूछा और चर्चा कर हमें क्या क्या मिला उसका बताएंगे सब। माय नेम इज रुद्र मिश्रा। दशरथ जी कहाँ से आए हैं आप? मैहर से, डिस्ट्रिक्ट सतना। क्या बताने वाले हैं यहाँ पर, क्या सीख रहे हैं? कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ पॉल्यूटेड एंड नॉन पॉल्यूटेड वेटलैंड ऑफ योर लोकल एरिया। कैसे कैसे करो, कैसे बताओगे? चार्ट से बताएंगे, पीपीटी से बताएंगे। नहीं क्या किया आपने बताओ ना, पॉल्यूटेड टू पॉल्यूट कैसे कंपेयर किया?
वेटलैंड वो एरिया होता है जो सॉइल से कवर होता है। अगर वेटलैंड पॉल्यूटेड हो जाएंगे तो हमारा वाटर कम हो जाएगा, जिससे हमें सर्वाइविंग में परेशानी होगी और इससे ह्यूमन बींग्स कम होंगे। अगर ह्यूमन बींग्स कम हो रहे हैं, जैसे कि अगर क्रॉप्स की कमी हो जाएगी, क्रॉप्स की अगर कमी होती है तो हम कैसे हम रह पाएंगे, कैसे हम सर्वाइव कर सकते हैं। मोदी कहाँ से आए हैं? मंडला डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से हैं मोदी जी? मंडला डिस्ट्रिक्ट से। मंडला के कहाँ कुछ गाँव से हो? बिछिया जी। क्या बनाया है आपने, क्या प्रोजेक्ट? मिलेट्स क्रॉप के फायदे के बारे में बताया मैंने अपने प्रेजेंटेशन में। कैसे फायदा होगा बताओ। जो हमारी नॉर्मल क्रॉप्स होती हैं, गेहूं चावल, उनके मुकाबले मिलेट क्रॉप्स हैं जैसे कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, उनमें ज़्यादा प्रोटीन और कैल्शियम होता है। उसी की कंपैरिजन को मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाया है। बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनीराम लोधी है। मैं धनीराम लोधी जी कहाँ सर, से हो? मैं मड़पे परिया ग्राम सागर जिले के हूँ। सागर जिले। क्या बना रहे हो, क्या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं? मैंने रसायन युक्त खाद जो रहता है उससे उत्पन्न होने वाली फसल, जब हम उस फसल को खाते हैं या हमारे पशुओं को हम वह चारा खिलाते हैं, और जब वह चारा खिलाते हैं और जब वह पशु चारा खाकर जब हम उन पशुओं का दूध निकालते हैं और जब हम वह दूध पीते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन होता है और उससे आदमी बहुत बीमार भी पड़ता है। तो हमने इसमें यह दर्शा है जैविक और अजैविक खेती के माध्यम से। जैविक खेती मतलब जो गाय के गोबर से उत्पन्न होने वाला चारा रहता है, तो उसको अगर जैसे पशु खाएंगे तो वह कहलाती है जैविक खेती। और जब उस चारे को पशु खाएंगे तो अच्छा दूध देंगे और पौष्टिक दूध देंगे और उससे आदमी स्वस्थ रहेंगे। और जो अजैविक मतलब खेती रहती है, अगर उस खेती का अपन जैसे दूध पीते हैं, जैसे केमिकल डाल देते हैं अपन चारे में, जैसे दवाई डालते हैं कि ताकि जल्दी बढ़े, और जब वह चारा खाते हैं पशु तो वह खराब दूध रहता है। मतलब जब हम उसको माय नेम इज सुशल पटवा, शासकीय माध्यमिक विद्यालय मोटापुरा से। कहाँ से? शासकीय माध्यमिक विद्यालय मोटापुरा से। क्या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, क्या बना रहे हैं बताइए। हम फूलों से परफ्यूम बना रहे हैं। कैसे बनाते हो, क्या प्रक्रिया रहती है इसकी प्रक्रिया ये है कि हमें मतलब हाँ बताओ। आराम से बताओ। इसकी प्रक्रिया ये है कि हमें पर्यावरण को अशुद्धि ना पहुंचाए के बिना हम इसको पर्यावरण को शुद्ध रखकर परफ्यूम बना सकते हैं। जैसे कि परफ्यूम बनाने की 2 विधियाँ होती है, प्राचीन विधियाँ, जिसके अंदर एक विधि के अंदर मतलब एक बर्तन लिया जाता है जिसके अंदर फूल को डालकर, पानी को डालकर उसको उबाला जाता है, और फिर इस दौरान काफ़ी सारा प्रदूषण होता है जिससे कि पर्यावरण अशुद्ध होता है। हमने परफ्यूम बनाने के लिए एक पर्यावरण को अशुद्ध ना पहुंचाए ऐसा तरीका बनाया है, जिसके अंदर कांच की बर्नें ली जाती है और उसके अंदर फूल की माला बनाकर लगाया जाता है, और फिर उसको सोलर ऊर्जा की पावर मतलब सूर्य का प्रकाश से परफ्यूम बनता है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश कांच की बोतल पे बर्नी पर गिरता है और फिर उसके अंदर भाप उत्पन्न होती है, जिससे कि वो आपस में मतलब वो कांच की बर्नी के अंदर भाप चिपक जाती है, फिर वो रात के समय में ठंडा होकर परफ्यूम बन रवीना जाता है। त्रिपाठी सर, कहाँ से आई? शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से। क्या बनाया है आपने? हमने हमारा टॉपिक बेसिकली इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज एंड क्रॉप प्रोडक्शन इन अ रीजन। बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारी सॉइल में काफ़ी सारी सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम आ जाती है और क्रॉप प्रोडक्शन उसकी वजह से कम हो जाता है, तो हम ह्यूमंस के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो उस वजह से हमने कई सारे फार्मर्स से सर्वेस करे, हमने रिसर्च करी, हमने कृषि विज्ञान केंद्र में डॉक्टर जे.आर. अंबावतिया सर से भी हमने इसके रिगार्डिंग कई सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ली, और उससे हमें पता चला कि हमें इस प्रोजेक्ट पर एक काम करना चाहिए। तो हमने कई सारा डाटा कलेक्ट करा और उस पर बेसिक हमने प्रोजेक्ट बनाया है। तो इट टुक अस लाइक few months but still it's like क्या नाम है बेटा? पाखी वर्मा। कहाँ से आई? ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल रीवा। क्या बनाया है? हमने जो हमारा टाइटल है वो द इनोवेटिव स्टिल फ्लावर मैनेजमेंट है। हमने ये इसलिए लिया है क्योंकि जब हम भी रिलीजियस प्लेसेस जाते थे, टेम्पल्स, हमने देखा कि रिवर में बहुत पोल्यूशन है। और क्यों हो रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरल वेस्ट की वजह से, मतलब फ्लावर्स जो होते हैं वो पानी में डंप कर दिए जाते हैं। सब लोग ये सोचते कि अगर ये पानी में डाल दिए जाएंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे तो इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए जब हमने जब सोचा तो इसके बारे में, तो हमने द इनोवेटिव स्टिल फ्लावर मैनेजमेंट अपना टॉपिक लिया है।
ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें। सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। 100 साल पुरानी सुक्कू मातेले की दुकान नंद भौजाई कलेक्शन का नया शुभारंभ हो चुका है। अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही छत के नीचे सारा कुछ सामान मिलेगा। चाहे दुल्हन का मेकअप हो या दूल्हे की शादी की तैयारियां, तो सिर्फ एक ही छत के नीचे डालडे मातेले की नई दुकान पर दुल्हन के मेकअप का सामान, लहंगा, चुनरी और दूल्हे की पगड़ी सहित तमाम चीजें अब आपको नंद भौजाई कलेक्शन डालडे मातेले की नई दुकान पर मिलेगी। तो अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। नंद भौजाई कलेक्शन पर एक ही छत के नीचे सारा कुछ सामान मिलेगा। हमारा पता है राम गली बजरिया, हनुमान गली। डालडे मातेले की नई दुकान नंद भौजाई कलेक्शन, सुक्कू मातेले की 100 साल पुरानी दुकान का नया शोरूम।